इरडा की चली तो बीमा में एजेंट्स का कमीशन जो है वो घटने वाला है। बीमा रेगुलेटर इरडा ने प्रस्ताव रखा है कि बीमा एजेंट को मिलने वाले कमीशन पर 20% की कैपिंग लगाई जाए। रेगुलेटर के इस प्रपोजल के पीछे क्या सोच है, बीमा खरीदने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, साथ ही में अगर आप कार बीमा खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो किन पैरामीटर्स पर आपको इस प्लान को परखना चाहिए। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज इंश्योरेंस सेंट्रल में मेरे साथ हैं निशा सांघवी, को फाउंडर हैं प्रोमोर फिनटेक की। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो सबसे पहले इस महीने की जो एक खबर रही है जिस पर सभी की नजर गई वो ये कि बीमा एजेंट के कमीशन पर इरडा की कैपिंग का एक प्रपोजल आया है। तो हम माने कि फाइनली रेगुलेटर इस बात को समझ रहा है कि बीमा में जो शुरुआती ऊंचा कमीशन 30-35% का कमीशन जो है मिल जाता है अपफ्रंट एजेंट को, इससे मिस सेलिंग को बढ़ावा मिल रहा था और इस पर अब जो है कैपिंग की तैयारी है। हाय प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन योर शो। यस, आईआरडीए ने एक प्रपोजल रिलीज किया है जिसपे इंश्योरेंस एजेंट्स या इंटरमीडिएटरीज के कमीशन पे कैपिंग आएगी। सो डिफाइंड हो जाएगा कि आपके साथ जब भी एक प्रोडक्ट आपको दिया जाता है तो उस पे 2-3 साल के बाद वही एजेंट आपको वापस आके बोलता है कि ये बंद करके डिसकंटिन्यू कर दीजिए या इसको सरेंडर कर दीजिए और दूसरा खरीद लीजिए। इससे चर्निंग हो रही थी और ये चर्निंग पे अभी कैप लगेगी क्योंकि रिन्यूअल पे कमीशन ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली जो पहले मिल रहा था। सो इनिशियली अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो पहले साल का कमीशन ज्यादा है और फिर जब आप उसको रिन्यू करते हो तो उसका कमीशन कम है या ना के बराबर है। तो अभी जो होगा, जो अभी नया प्रपोजल अगर पास हो गया तो इसमें फर्स्ट ईयर कमीशन इतनी ज्यादा नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी और रेन्यूअल कमीशंस भी इक्विवेलेंटली बढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जिन्होंने भी आपको ये पॉलिसी दी है वो उस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन और रिन्यूअल्स पे ध्यान देके उस पॉलिसी की लाइफ बढ़ जाएगी, ना कि कैंसलेशन तो पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनको पहला कमीशन मिल जाता है फिर बोलते हैं आप दूसरा खरीदिए। वो जो चर्निंग का शब्द अभी निशा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि फिर आप नया बीमा खरीदेंगे फिर अपफ्रंट उन्हें ज्यादा कमीशन मिल जाता है। अच्छा, एक और इस प्रपोजल में एक और बात की ओर ध्यान जाता है कि बीमा कंपनी के एक्सपेंस एंड मैनेजमेंट EOM, वो जो खर्चे हैं ना, उससे भी एजेंट कमीशन को लिंक किए जाने पर विचार हो रहा है। आप इसे कितना सही मानती हैं कि जो है एजेंट कमीशन और कंपनी के खर्चे, इन दोनों के बीच में ये लिंक? कभी भी अगर एक कंपनी एक बिजनेस रन कर रही है तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी आप जो कमीशन पे कर रहे हो या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस से स्पेंड कर रहे हो तो इसमें ये कनेक्टेड होता है टू योर बैलेंस शीट। अगर हमने 100 रुपया खर्च किया और बिजनेस कितना आया, या हमने अगर 100 रुपया कमीशन दिया एज एन इंश्योरेंस कंपनी तो हमें क्या वॉल्यूम मिल रहा है, राइट? लाइक चिकन एंड द एग स्टोरी के हमने 100 पॉलिसीज का कमिटमेंट दिया है एक एजेंट ने या एक ब्रोकर ने, और ये अचीव करने पर हम इतना कमीशन एक्स्ट्रा आपको देंगे या गिफ्ट देंगे या वाउचर्स देंगे या दीज आर इंटरनल थिंग्स विच गेट रिलीज के अगर इतना करेंगे तो इतना होगा। तो ये सब चीजें अगर कनेक्ट हो रही है एंड एवरीबडी इज टेकिंग द ऑनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, तो मेरे हिसाब से मिस सेलिंग वाला पार्ट जो आईआरडीए कंट्रोल करना चाहती है वो बिल्कुल कनेक्ट होगा ये EOM से। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए खर्च किए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है कि उसके अगेंस्ट का क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर और पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी, या दैट्स द वर्ड विच आई वुड लाइक टू कनेक्ट ओवर हियर, बिकॉज अगर हम कोई इंडस्ट्री जैसे हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमेशा ही ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है वर्सेस व्हाट इज द आप कितना खर्चा कर रहे हैं, उस पर क्या कमा रहे हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, ये एक क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। निशा, एक और बात, ये जो एजेंट के कमीशन का जो मामला है ना, ऐसा हम पढ़ते हैं और हम देखते भी हैं कि कंपनियां जो हैं 30-35 जो है अपफ्रंट पहला कमीशन जो है वो एजेंट्स को देती हैं, और इसमें देश की सबसे बड़ी जो LIC है वो सबसे ज़्यादा कमीशन देती है। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही कमीशन मिलता है, सबसे ज़्यादा पहले मिल जाता है? सो प्रियंका, इसमें कौन सी कंपनी ज्यादा या कम देती है वो मैटर नहीं करता है। ये प्रोडक्ट लॉन्च जब भी हुआ है और ये क्या मार्केट को केटर करना चाहता है ये उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कमीशन क्या दिया जाएगा। इफ वी से ऑन अ ब्रॉडर टर्म तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन अवर कंट्री इज लेस देन 3%। अगर हम देखेंगे कितने लोगों के पास बीमा है तो
दैट नंबर इज वेरी लो। और जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा कमीशन देती है, तो डिपेंड। सो जनरली पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जनवरी फरवरी मार्च इज द टैक्स सेविंग सीजन। तो उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट पे ज्यादा कमीशन एजेंट को मिलती थी, बिकॉज दैट्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लोग फाइनेंशियल अपनी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। एंड लाइफ इंश्योरेंस विच आर ट्रेडिशनल प्लान्स वर वेरी इजी टू बाय। तो उसमें क्या होता था, एजेंट की कमीशन भी बन रही है, इंश्योरेंस कंपनी का बीमा बिक रहा है, और लोग अपनी टैक्स सेविंग कर रहे हैं। तो इसमें विन 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 था फॉर एवरीबडी। बट नाउ सिंस पीपल आर बिकमिंग अवेयर, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड ऑन द इंटरनेट, तो लोग अभी ऐसा नहीं करते कि जनवरी फरवरी मार्च में ही करेंगे। बट येस, कंपेयर टू द प्रीवियस 3 क्वार्टर्स, लास्ट क्वार्टर में जनरली इंश्योरेंस ज्यादा काम करता है। तो सो इंसेंटिवाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादा कमीशन देती है। ज्यादा देती हैं, पर आप वो फिगर हमें नहीं बताएंगी। नहीं, सो इट डिपेंड करता है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंश्योरेंस इन 2008। देयर हैव बीन टाइम्स वेयर इंश्योरेंस कंपनीज हैव गिवन 65% कमीशन आल्सो। 85% कमीशन भी हमने लिया हुआ है। ओ माय गॉड, 65 और way back 85, in मैं कहा 30 और 35 बात कर रही थी। ओके, सो आई थिंक अब ये शायद अगर ये आईआरडीए का प्रपोजल जो है वो उसके हम देखेंगे नियम बनते हुए, तो शायद इसमें बदलाव आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस साल हमने देखा है 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, इसमें 2 करोड़ 30 लाख पॉलिसीज को जो है मैच्योरिटी के पहले ही सरेंडर कर दिया गया है। आप इसके पीछे क्या वजह देखती हैं? पॉलिसी को जब समय से पहले इस तरह से लौटाया जाता है तो नुकसान तो जिसने पॉलिसी खरीदी है उसका होता है। सो प्रियंका, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से हम देख सकते हैं। वाई डिड पीपल सरेंडर द पॉलिसी? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो गई कि शायद मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल है और मेरे को ये काम का नहीं है, इसलिए सरेंडर हो गई है। या तो एजेंट ने चर्निंग करवाई है कि इससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है और अब हम इसमें चले जाते हैं। सो इट कुड बी टू एंगल्स इन दिस। ऑल्सो इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है और हमें ट्रेडिशनल प्लान की जगह हमें टर्म प्लान लेना चाहिए, अगर ये बात पे अगर हाईलाइट हुआ है तो इट्स ऑल वर्थ इट कि ये क्यों हुआ है। राइट, लेकिन नुकसान तो पॉलिसी धारक का, क्योंकि आपको बहुत ही छोटा सा सरेंडर वैल्यू हाथ में मिलेगा। यस, सो इसमें प्रियंका, जब भी एक क्लाइंट हमसे बात करता है कि मेरे पास से 10 LIC पॉलिसीज और ये मेरी 10 ट्रेडिशनल लाइफ पॉलिसीज है, जो मनी बैक, एंडाउमेंट, होल लाइफ, ये सब है, तो हम उनको ये पूछते हैं कि इनकी मेच्योरिटी वैल्यू कब है। Any policy which is due for maturity more than 10 years, we ask them to surrender or convert it to paid up. ओके, अगर हम ये करते हैं तो क्लाइंट, अगर हम सरेंडर करते हैं तो 10 साल बाकी है। सो से रफली अगर आपका 1 लाख रुपए प्रीमियम था, 25 साल की पॉलिसी है, तो आप 25 लाख भरोगे। लेकिन हमें 12वें साल में पता चला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है और ये मेरे नीड को केटर नहीं करेगा, तो देन वी टेल देम कि ओके, यू स्टिल हैव 13 years to complete that policy, so you have two choices, by stopping this policy, by surrendering, or take whatever money comes, you invest it for the next 13 years, and we'll make sure that your goals are achieved, whatever money is tagged to it. Now that's one part of the story. Second part is कि बहुत टाइम जब भी हम सरेंडर वैल्यू चेक करते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि हमने जो पे किया है उसका 50% भी हमें वापस नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 30% के आसपास देती हैं कंपनियां वापस। सो नहीं, सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 25 साल की पॉलिसी ली है और आपको छठे साल में पता चला कि आपके पास गलत प्रोडक्ट है, तो उस टाइम पे आपको मेरे हिसाब से सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज यू पेड ओनली 6 years, यू स्टिल टुक अ टैक्स बेनिफिट अगेंस्ट इट, एंड यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई योर एरर ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग पॉलिसी इन योर पोर्टफोलियो, रादर देन यू नीड टू नो हाउ टू कट योर लॉसेस। ठीक है, तो 25 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। 19 years अगर वो प्रीमियम कितना बचा है समय, उस हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए कि सरेंडर वैल्यू आप कम एक्सेप्ट करें, उसे पेड अप भी बना देते हैं लोग कि हमने जो दे दिया उतना हो गया, क्या वो एक बेहतर ऑप्शन रहता है पेड अप करना उसको? सो जैसे आई मीन, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी प्रियंका, आपने 6 साल भरा है, मान लीजिए ₹1,00,000 per year, सो दैट्स रफली 6 lakhs a year, right? 6 lakhs in 6 years. Now that policy say is for 25 years. Okay, you might say कि मैं 6 lakhs पे करके मुझे सिर्फ 3 lakhs वापस आ रहा है। I don't want to lose that 3 lakhs, but at least you're not committing for paying the rest 19 years. Okay, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है,
हमें वो 25 साल वो पॉलिसी रखनी पड़ेगी। जब आप राइट। उसको पेड अप कन्वर्ट करते हो तो मेच्योरिटी लेने के लिए तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट तब लगेगा। तो या तो आपको उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है, एंड अगर वो आप नहीं करना चाहते हो तो यू गो एंड सरेंडर। वील मेक श्योर दैट 19 years इज अ ह्यूज पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। आप उस पैसे को कहीं और निवेश कर देंगे, उस कम पैसे को एब्सोल्युटली, भी, तो आप बेटर रिटर्न कमा रहे होंगे। अच्छा, एब्सोल्युटली। अब मैं कार बीमा पर आपसे बात करना चाहती हूँ। कार बीमा पर आज हम एक कंपैरिजन भी करने वाले हैं अपने इंश्योरेंस मुकाबला में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जवाब चाहूँगी कि कार बीमा खरीदते वक्त ओन डैमेज कवर स्पेशली जब हम लेते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। निशा, आपकी तरफ से आप कहती हैं ये चीज़ें आपके ओन डैमेज कवर में होनी चाहिए। ओके, सो ओन डैमेज में एक बेस होती है जो बोलते हैं कि एक रेगुलर प्रीमियम आप पे करोगे, अगर गाड़ी को कुछ होगा तो जीरो डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको वो वैल्यू मिलती है, मतलब जो डैमेज है वो कवर करके मिलती है। नाउ इफ यू से कि मुझे कोई चार्जेस अपने पॉकेट से पे नहीं करने हैं, तो मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन से राइडर्स लेने चाहिए, या हम मोटर कार के लैंग्वेज में हम उसे एड ऑन कहेंगे। तो जब हम एड ऑन की बात करते हैं तो आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली होना चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन इज वन राइडर और वन फीचर जो आपको कार की डेप्रिशिएटेड वैल्यू के साथ पार्ट्स अगर डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो आपको सारे पैसे मिलेंगे एज ऑन टुडेज कॉस्ट। इसलिए जीरो डेप्रिसिएशन लेना बहुत जरूरी है। देन कम्स योर कंज्यूमेबल्स। मान लीजिए कि अगर आपकी कार एक्सीडेंट क्लेम में है और आप कंज्यूमेबल यूज कर रहे हो, तो कंज्यूमेबल इज व्हाट, बेसिकली द ऑयल, द लिक्विड और द नट एंड बोल्ट एंड ऑल। ये सब जो है वो कंज्यूमेबल्स में आता है। तो बहुत टाइम आपने देखा होगा अगर आपके पास कंज्यूमेबल्स एज अ राइडर नहीं है आपके पॉलिसी में, तो आपको अपने जेब से वो पैसा देना पड़ता है। देन कम्स इज योर इंजन प्रोटेक्ट। मान लीजिए कि आप ऐसे सिटी में रहते हो जहां पर फ्लड्स आते रहते हैं, एंड मान लीजिए कि आप बहुत ही गर्मी वाले सिटी में आप रहते हो, गर्म, तो अगर इंजन चलाते चलाते सीज हो गया, तो उस केस में अगर इंजन रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये इंजन प्रोटेक्ट, ये जो राइडर है या एड ऑन है, ये उस टाइम पे हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे रोड साइड असिस्टेंस। बहुत छोटा प्रीमियम होता है इसका, लेकिन लोग इसको बहुत टाइम इग्नोर करते हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस में ये एक फीचर होता है जहां पर अगर मान लीजिए कि आप हाईवे पे हो, आपकी कार का ब्रेकडाउन हो गया है, और आपको उस कार को वो उस ब्रेकडाउन की जगह से आपके कैशलेस गैराज में लेके जाने के लिए जो ट्रांजिट चाहिए, तो वो रोड साइड असिस्टेंस में मिलता है। इसका प्रीमियम कुछ 100 या 150 रुपए के आसपास होता है, बट यू शुड ऑप्ट फॉर इट। ओके। सो यहाँ पर अभी जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है, यहाँ पर हमें और एक दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। वो है आप जो डीलर के पास ये कार सर्विस कराते हो या क्लेम्स के लिए इन केस लेके जाओगे, तो ये कैशलेस गराज में आता है। वन ऑफ द फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है कैशलेस फैसिलिटी। क्योंकि सेम जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस और रीइंबर्समेंट की बात करते हैं, तो मोटर इंश्योरेंस में भी ये फीचर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसे कोई सिटी में हो जहां पर नेटवर्क गैराजेस जो है वो अगर ज्यादा नहीं है, और आपको कोई पर्टिकुलर गैराज ही बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको फिर उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को चुनना होगा। क्योंकि कैशलेस करना जरूरी है कि एक बार में गाड़ी गई, आपका क्लेम प्रोसेस हुआ, आप गाड़ी लेके बाहर आ गए, आपको वो बाद में फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है कि पैसा मुझे देना है, कम आया ज्यादा आया। सो आई थिंक नेटवर्क गैरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। प्लस आप जब भी कार क्लेम के लिए जाती है, तो आप जनरली जब इंटरैक्ट करते हो वहाँ डीलर्स के साथ, जो उनके इंजीनियर होते हैं या रिलेशनशिप आपके जो होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी, ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है। तो दैट ऑल्सो समटाइम्स रियली हेल्प्स कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी को चूज करना चाहिए। राइट। एंड मैं जनरली कहती हूँ कि इंश्योरेंस इज मेनली वर्क्स ऑन रिलेशनशिप्स। Okay, though there are rules, regulations in place, but when we know that things are seamless with this insurance company over here, then yes, we should consider that. But अगर आप जब भी eventually everything boils down to money also, कि हमें इफ आई एम समबडी जो बहुत ऑफन गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है या मैं ठोक देती हूँ गाड़ी बहुत ऑफन, तो मैं माई कार विल रिक्वायर मोर ऑफ क्लेम सर्विसिंग। तो मैं बजाज के साथ नहीं जाऊंगी, रॉयल सुंदरम के साथ जाऊंगी, बिकॉज वो मुझे अनलिमिटेड क्लेम्स देता है, वो भी जीरो डिप्रिसिएशन के साथ। तो मुझे कोई मतलब जब कभी भी मेरा क्लेम आएगा तो मुझे डिडक्टिबल जो है, थ्रेश होल्ड जो डिफाइंड होता है 1000 या 5000 डिपेंडिंग अपॉन द कार, मुझे वो उतना ही पैसा देना होगा, बाकी तो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो मुझे तो उस केस में मैं रॉयल सुंदरम की तरफ जाऊंगी। अब जब हम कॉस्टिंग की तरफ आते हैं
के प्रीमियम वाइज, तो रॉयल सुंदरम इज बिकमिंग लिटिल एक्सपेंसिव। बिल्कुल। तो मैं उस केस में मुझे बजाज अच्छा लगता है कि मैं जनरली गाड़ी नहीं ठोकती हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मुझे तो फिर मैं बजाज के साथ चली जाऊंगी, तो आई माइट सेव सम मनी। ओके। तो ये चीजें हैं जो दो आई मीन डिफर करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट अरे ये कौन सी कंपनी है रॉयल सुंदरम, मैंने तो नाम ही नहीं सुना है। सो देन वो ब्रांड बायसेस भी होती है, यू नो ओके। बजाज, so it's a older brand name, you know, when we say बजाज, टाटा, बिरला एंड ऑल ऑफ दैट, तो लोग सोचते हैं कि नहीं बजाज सुना हुआ नाम है, लिस्टेड कंपनी है, दो इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरा कंफर्ट जोन इनके साथ है या मेरा एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छा रहा ब्रांड है। रिकग्निशन कैसा है वो देखते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़रूरी यस, बात जो निशा ने कही है वो कैशलेस नेटवर्क, वो आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास जो है उसका वो नेटवर्क कैसा है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बड़ा प्रीमियम देने से, तब तो ऑब्वियसली सस्ता प्रीमियम लीजिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी ड्राइविंग हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो अनलिमिटेड जीरो डेप है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरे लिए तो रॉयल सुंदरम बाजी मारे। नॉट दैट आई एम अ बैड ड्राइवर, डिस्क्लेमर के लिए। निशा, अब कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आपके लिए लेकर आते हैं। जूही का पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी। 30 साल की है जूही, पुणे से इन्होंने भेजा है। कंपनी की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस मिला हुआ है जिसमें 5 लाख का कवर है। मेरे पति के पास एक फ्लोटर हेल्थ प्लान है जिसका मैं हिस्सा हूं। क्या इसके अलावा मुझे खुद के लिए अलग से भी एक हेल्थ प्लान लेना चाहिए? क्या करना चाहिए जूही को, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप कवर के जरिए कवर्ड है, हस्बैंड के फ्लोटर प्लान के जरिए कवर्ड है। सो माय आंसर टू दिस इज कि अगर फ्लोटर प्लान, आपने बताया नहीं कि फ्लोटर कितने का है जो हस्बैंड के पॉलिसी में आप हो, तो कॉर्पोरेट कवर को हमेशा एक बोनस की तरह काउंट करना चाहिए, इररिलेवेंट ऑफ योर पर्सनल पॉलिसी। तो क्योंकि वो तभी तक रहेगा जब तक आप उनके साथ काम कर रहे हो। और अगर मान लीजिए कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हो और बोलते हो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगी, then you can actually stay with your corporate cover and not go for anything additional. Now coming to your husband's policy, आपकी अगर husband की policy में आप covered हो, which is a individual policy and not a group policy, तो मेरे ख्याल से वो 20 लाख as a family between you and husband you can cover yourself, because Pune is still a tier 2 city where we have similar kind of ailments and diseases which people catch up on. So it's important कि 20 लाख का कवर at your age is sufficient enough to have. तो अगर मान लीजिए कि आपका आपके हस्बैंड के साथ की जो पॉलिसी है वो 10 लाख की है, तो उसको रिन्यूअल पे एनहेंस कर लीजिएगा, तो आपको दूसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर टैक्स बेनिफिट का सवाल आता है तो मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग विच इज लाइक यू नो कि आप दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रीमियम्स के लिए और 2 पेमेंट जारी है, अगर वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोविजन देती है तो देन यू बोथ कैन पे द प्रीमियम अंडर द सेम पॉलिसी एंड टेक द टैक्स बेनिफिट। ठीक है, अभिलाष रस्तोगी का सवाल लेकर आते हैं। क्या 2 व्हीलर के लिए भी पे एज यू ड्राइव, ये जो नए एड ऑन आए, इस तरह की पॉलिसी खरीदी जा सकती है? गाड़ी कितनी चली है, इसको कंपनियां कैसे ट्रैक करती हैं? Okay, so pay as you drive has been launched only for cars as of now. Okay. एक चिप होती है जो आपके कार को, व्हीकल को लगाई दी जाती है, तो ये उस बेसिस पे ट्रैक होता है पे एज यू ड्राइव। तो कितने किलोमीटर्स आपने ड्राइव किए हैं, उस ड्राइविंग किलोमीटर्स के बेसिस पे आपको अपना प्रीमियम देना है। दिस इज नॉट लॉन्च फॉर 2 व्हीलर्स येट, बट येस एज पीपल गेट यूज्ड टू इट एंड इट गेट्स मोर, मतलब ज्यादा लोगों को समझ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो देन इट माइट यू नो पीपल माइट इंट्रोड्यूस इट फॉर द 2 व्हीलर्स आल्सो। ठीक है, तो अभी तो अभिलाष 2 व्हीलर के लिए नहीं है, लेकिन जैसा कि निशा कह रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बीमा रेगुलेटर बहुत सारे नए चीज़ें लेकर आ रहा है, तो जल्दी हो सकता है आपके लिए भी आ ही जाएगी। थैंक यू सो मच निशा, आज की इस बातचीत के लिए, बहुत कुछ समझाने के लिए हमें, और इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आज हमें आपने दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका।